नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आप सभी से बातचीत करेंगे वो करंट अफेयर्स की बातें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जी नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, आप सभी जुड़ जाइए फटाफट। कुलदीप, राज, SI मंजू, ठीक है, बबली गुर्जर, एक DK चौधरी, अर्जुन जयपुर, ममता, सभी का मिस राजगढ़, बसंती, मिस्टर राकू, सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन। ललिता चौधरी, प्रदीप गौड़, प्रियंका, ज्योति, दादीज, प्रेम। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आप सभी का गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए शुरुआत आज की करंट अफेयर्स की क्लास की उन सवालों के साथ हम लोग करने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जिन पर हम लगातार आपसे बातचीत करते आए हैं। तो चलिए एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने के बाद आपके सामने जो पंक्तियां लिखी है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वे अक्सर मंजिल पर पहुंच जाते हैं, और जिनको अपने आप पर भरोसा नहीं है वो बीच रास्ते अपने आप के सपनों को हार जाते हैं। ये बात सच है और सच बात के साथ ही आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। 30 नवंबर 2021 की करंट अफेयर्स में, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं, ये नादान न घबराना इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। तो परेशानियों से क्या घबराना भैया, परेशानी आती है जाती है, ठीक है, एक हवा के झोंके की तरह है जो कभी न कभी अपना रुख जरूर बदलती है। तो शुरुआत आज के सवालों की, और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे दोस्तों, और सवाल का जवाब आपको देना है। क्या है सवाल, पढ़िएगा जरा। यहां लिखा है, हाल ही में सूडान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। सूडान में लगातार इस प्रकार की घटना होती रहती है। ये अफ्रीकी जो देश है ना, इन अफ्रीकी देशों में लगातार तख्ता पलट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अलग अलग प्रकार की सरकारों को चुनौती यहां प्रस्तुत की जाती है। लोकतांत्रिक सरकारों को गिरा दिया जाता है, उनको बंदी बना लिया जाता है। इस प्रकार का ही घटना पिछले दिनों सूडान में हुई, और सूडान के अब वापस प्रधानमंत्री कौन बने हैं यह आपको बताना है। सूडान की राजधानी आप सब लोग जानते होंगे, खार्तूम है। क्या है, खार्तूम यहाँ की क्या है, खार्तूम यहाँ की राजधानी है। इसके बारे में बहुत अच्छे से आप परिचित होंगे। आपने लाल सागर और अदन की खाड़ी का ये इलाका यहाँ पर पड़ती है आपकी अदन की खाड़ी। क्या पड़ती है, अदन की खाड़ी पड़ती है। अदन की खाड़ी के बाद में ये आपका लाल सागर है, लाल सागर के बाद में ये स्वेज नहर है, ठीक है। इसके बाद आपका भूमध्य सागर पड़ता है। तो इस लाल सागर के यहाँ एक इथोपिया के पास में, इथोपिया और मिस्र के पास में एक देश है जिसका नाम क्या है, सूडान है। और यहाँ पर आपको पता है इस सूडान देश को नील नदी जो है वो 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। इसके अलावा यह देश तेल, सोना और हाथी दांत, सोना और हाथी दांत जो है उस हाथी दांत के लिए बड़ा चर्चित है। इसके अलावा काले लोगों का देश इसे कहा जाता है, काले लोगों का देश। वैसे तो अफ्रीका पूरा ही ऐसा है, काले लोगों का देश भी इसे कहा जाता है। तो ये सारी बातें हमें खार्तूम के बारे में मालूम होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब आप लोग क्या दे पा रहे हैं जरा देखिएगा। अब्दुल्ला हमदोक है, लुइस बोथा है, अब्दुल्ला गुरनई है, हामिद करजई है। तो हामिद करजई तो हम लोग सब जानते हैं ये नहीं है, अब्दुल्ला गुरनई भी नहीं है, और लुइस बोथा भी नहीं है। इसका सही जवाब जो है वो क्या है, अब्दुल्ला हमदोक है। अब्दुल्ला हमदोक को पहले हटा दिया गया था, अब वापस सूडान के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया। ये बात ध्यान रखिएगा, जो प्रधानमंत्री इन अलग अलग देशों के चर्चित रहते हैं उनके बारे में आपसे क्या किया जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है। हाँ जी, नील नदी 2 नदियों का संगम है, जिसमें एक श्वेत नील नदी है और एक नीली नील नदी है। ये दोनों आपस में मिलकर नील नदी के नाम से जानी जाती है। मिस्र यानी इजिप्ट देश जो है उसको काटकर यहाँ पर क्या किया गया आपको पता है, एक नहर का निर्माण भी किया गया है। तो ये सारी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए जरा आप इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। अभी आपको अब्दुल्ला हमदोक की शक्ल दिखाते हैं हम लोग, कौन है अब्दुल्ला हमदोक, यहाँ पर आपके सामने है। जरा हमदोक की आप देखिए, और इसके बाद इस देश के बारे में भी आपको थोड़ी बातें बताते हैं। ये तो है पहले सूडान, ये सूडान के बारे में देख लीजिएगा। यहाँ सूडान के ऊपर यहाँ इजिप्ट यानी आपका मिस्र जो है वो यहाँ पर पड़ता है, मिस्र देश है यहाँ पर, ठीक है। स्वेज नहर का निर्माण यहाँ पर किया गया है, इसकी भूमि को काटकर यहाँ पर। इसके बाद इधर इसकी सीमा जो है, ये इलाका इसका लीबिया के साथ भी लगता है, लीबिया है।
इसके बाद यहाँ पर चाड जो है इसके साथ लंबी सीमा इसकी साझा होती है, और चेक गणराज्य जो है यहाँ पर जो आपके सामने CAR है इसकी सीमा लगती है, चेक गणराज्य तो वहां पड़ता है यूरोप के अंदर। तो यहां उसके बाद है साउथ सूडान, ये क्या है, साउथ सूडान के साथ भी इसकी सीमा क्या होती है, साझा होती है, या खार्तूम इसकी क्या है, राजधानी है। ठीक है, चलिए इसे इधर इथोपिया जो है यहां पर इथोपिया के साथ इसकी सीमा क्या होती है, साझा होती है। इधर इरिट्रिया का ये जो इलाका है, इरिट्रिया का ये इलाका जो है वो रेड सी के साथ भी लगता है। इधर जो आपका ये इलाका है इसका रेड सी यानी लाल सागर जो है, इस लाल सागर के साथ सीमा इसकी क्या होती है, साझा होती है। पिछले दिनों यहां पर आपने स्वेज नहर में जो बड़े जहाजों के फंसने की घटना है वो भी सुनी होगी। देखिएगा इधर अदन की खाड़ी आपकी है और जिबूती इधर पड़ता है आपका, इधर सोमालिया है, यमन है, सऊदी अरब है, इधर इथोपिया है। ये इथोपिया और दक्षिणी सूडान जो है इसके साथ यहां पर क्या करता है, सीमा को साझा करता है। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको ध्यान रख लेनी चाहिए कि सूडान की सीमा जो है वो लाल सागर के साथ लगती है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाल सागर का ये जो इलाका है इस इलाके के साथ सूडान की क्या होती है, सीमा साझा होती है। और यहां नए प्रधानमंत्री किसे बनाए गए, तो हमदोक जो है, हमदोक इनको नए प्रधानमंत्री यहां पर नियुक्त किया गया, यानी पहले इनकी चुनी हुई सरकार को चुनौती दी गई, सरकार को बंदी बना लिया गया एक तरीके से, वापस सरकार की यहां पर क्या हुई है, बहाली हुई है। तो ये हमदोक आपके सामने हैं, ये कहां के हैं, तो यहां ध्यान रखना सूडान के नए प्रधानमंत्री हैं, सूडान के PM है ये। ठीक है, हमदोक इनका क्या है, हमदोक इनका नाम है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, हमदोक सूडान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं आपके साथ। अगला सवाल आपके लिए क्या है, जरा देखिएगा, सवाल और सवाल का जवाब भी आपको देना है। अगला सवाल ये रहा, यहां पर हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट की शुरुआत कहां की गई है। तो ये बात आपको कल की क्लास में मैंने बता दी है आपको कि हाल ही में कहां पर इस प्रकार की जो नए पर्यटन मार्ट हैं, इस पर्यटन मार्ट का हाल ही में कहां पर इसका आगाज किया गया, कहां पर इसका 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट की शुरुआत की गई है। जरा फटाफट बताइए भैया, क्या शिलोंग मेघालय में ऐसा किया गया है, कोहिमा नागालैंड में किया गया है, अगरतला त्रिपुरा में किया गया है, या गंगटोक सिक्किम में किया गया है। इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट की शुरुआत हाल ही में कहां की गई है। तो सवाल अच्छा है, जरा बताइएगा इसका सही जवाब आपके सामने क्या होगा। तो कल ही आप लोगों को बताया था कि एक राज्य है जहां पर हॉर्नबिल फेस्टिवल के रूप में कई फेस्टिवल मनाए जाते हैं, और यहां मेघालय के बारे में भी आपको कल ही बताया था। और एक बात जरूर ध्यान रखना, अभी चर्चा में है एक चेरी ब्लॉसम नाम का उत्सव, चेरी ब्लॉसम उत्सव, क्या है, चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है ना, ये चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो ध्यान रखना ये मेघालय में मनाया जा रहा है। कहां पर, मेघालय में चेरी ब्लॉसम। ठीक है, और कोनराड संगमा का नाम आपने सुना होगा, PM संगमा का नाम भी सुना होगा, कोनराड संगमा PM संगमा के बेटे कह लीजिए, क्योंकि PM संगमा जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी एक अलग पार्टी थी, उसके बावजूद भी NDA की तरफ से राष्ट्रपति के क्या थे, कैंडिडेट थे। किस समय जी प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति चुने गए थे, उस समय ऐसा हुआ था। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए यहां पर आपके सामने क्या है, कोनराड संगमा इसका सही जवाब है। एक आपने नोकरेक का नाम भी सुना होगा, नोकरेक। ठीक है, नोकरेक क्षेत्र कहां पर पड़ता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसके बाद आपके सामने शिलोंग मेघालय। तो शिलोंग मेघालय में तो क्या किया जा रहा है, अभी चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। ठीक है, यहां पर सही जवाब इसका क्या होगा, तो मैंने कल ही बताया था आपको, कोहिमा नागालैंड जो है वहां पर हाल ही में क्या किया गया है कि 3 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है, इस पर्यटन मार्ट की हाल ही में क्या की गई है, शुरुआत की गई है। तो जिन्होंने कल याद नहीं किया उन लोगों के गलत जवाब आ रहे हैं, जिन्होंने कल याद कर लिया उनका जवाब क्या है, सही है। तो ये क्या है, शिलोंग मेघालय इसका सही जवाब नहीं है। आप लोगों को मेघालय में कुछ चर्चित पहाड़ियों के नाम भी मैंने बताए थे कि भैया ये पहाड़ियां आप जरूर याद रखिए, गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियां यहाँ पर बड़ी प्रसिद्ध है, परीक्षा में आती है। इसके अलावा त्रिपुरा अगरतला नहीं है और गंगटोक सिक्किम भी नहीं है। इसका सही जवाब क्या है, कोहिमा नागालैंड में हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। नोकरेक नेशनल पार्क जो है एकदम सही जवाब आपका आ चुका है। चलिए यहां पर इसके बाद अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपके सामने जरा है वो देखिएगा क्या है। हाल ही में
9वीं ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता हाल ही में किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने की है? तो पहली बात तो आपको ब्रिक्स के बारे में पता होगा, BRICS, ये ब्रिक था, बाद में ये है ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स में बी का मतलब ब्राजील है, आर का मतलब रूस है, आई का मतलब इंडिया है, सी का मतलब चाइना है, एस का मतलब साउथ अफ्रीका है। ये ब्रिक्स देशों का जो संगठन है, इनका एक खुद का बैंक है, जिस बैंक को कहते हैं NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसे कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी इन देशों को आर्थिक सहायता और विकसित करने के लिए जिस प्रकार के भी प्रोजेक्ट की आवश्यकता होती है, उसके धन की आवश्यकता होती है, उसको पूर्ति करने के लिए क्या किया जाता है, यहां पर इस बैंक से आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है। तो ये आपके सामने है 9वीं हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और इस बार ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की, भारत ने की। ये ध्यान रखना, ये परीक्षा में सवाल आ चुका है। ब्रिक्स की हाल ही में अध्यक्षता जो है वो किस देश को प्राप्त हुई, तो ये अभी भारत को। तो ब्रिक्स में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं उनकी जो 9वीं बैठक अभी हाल ही में आयोजित की गई है, ये अध्यक्षता किस देश के मंत्री ने की, किस देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मंत्री है उन्होंने की। तो देखिएगा भैया, इस बार पूरा नेतृत्व जब भारत के हाथ में है, तो इसके जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भी किस देश के मंत्री करने वाले हैं, तो भारत के मंत्री ने की है। तो भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, आपको पता होगा हाल ही में क्या किया गया, भारत में एक आभासी विज्ञान लैब की स्थापना, आभासी विज्ञान लैब, आभासी का मतलब हो गया वर्चुअल लैब, विज्ञान लैब की भी स्थापना की और उद्घाटन इसका इन्होंने किया था। तो मैंने नाम आपको कई बार बताया, रूस इसका सही जवाब नहीं है, ब्राजील भी इसका सही जवाब नहीं है और चीन भी नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे अंत में इसमें शामिल होने वाला सदस्य अगर आपसे पूछा जाए तो दक्षिणी अफ्रीका जो है ना, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का एकदम दक्षिणतम जो देश है उसे दक्षिणी अफ्रीका के नाम से जानते हैं, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका जो है, यहां इसका अंतिम सदस्य इसके रूप में आया है, ठीक है। जरूर लेकर आएंगे सुषमा सिंह, ठीक है, कंप्यूटर के भी बातचीत करेंगे। चलो, यहां पर आभासी विज्ञान लैब का मतलब है वर्चुअल लैब जो है, इसका क्या किया गया, हाल ही में उद्घाटन किया गया है। आपने शायद जितेंद्र सिंह का नाम सुना होगा, किसका नाम, जितेंद्र सिंह जो है वो मंत्री केंद्र सरकार में है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने इस लैब का क्या किया था, हाल ही में उद्घाटन किया था। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ब्रिक्स देशों के विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की मंत्रियों की अध्यक्षता जो है वो किस देश के मंत्री ने की, तो यह है अभी हाल ही में भारत सरकार के जो मंत्री हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, उनके द्वारा इसका क्या किया गया था, अध्यक्षता की गई। और अभी हाल ही में आभासी यानी वर्चुअल साइंस लैब जो है, इस साइंस लैब का भी उद्घाटन किया। यह है स्कूली बच्चे जो हैं, उन स्कूली बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इसमें साइंस के प्रति रुचि पैदा करने के लिए ऐसा किया गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जवाब बड़े अच्छे ढंग से देना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्पोर्टिंग आंध्राज लर्निंग, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में क्या किया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने स्पोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के लिए $250 मिलियन के ऋण हेतु कानूनी समझौता किससे किया है। यानी स्पोर्टिंग आंध्राज SALT एक नाम की एक परियोजना है, यानी स्पोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के लिए $250 मिलियन के ऋण हेतु कानूनी समझौता इन्होंने किससे किया है, यह आपको बताना है। SALT स्पोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना, यानी यहां पर शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार दुरुस्त किया जा सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे सामान्य नागरिक तक शिक्षा की पहुंच बनाई जा सकती है, इसकी आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए यानी बेसिक स्ट्रक्चर विकसित करने के लिए क्या किया गया है। अभी हाल ही में $250 मिलियन के ऋण समझौते पर कानूनी हस्ताक्षर इन्होंने किए हैं। तो किसके साथ ऐसा समझौता किया है, तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने भारत सरकार और विश्व बैंक के साथ मिलकर ये $250 मिलियन का क्या किया, ऋण समझौता किया। $250 मिलियन का ऋण समझौता हाल ही में आंध्र सरकार ने यानी आंध्र प्रदेश की सरकार ने
ये समझौता किसके साथ किया है? वाईवी रेड्डी का नाम, वाईवी रेड्डी का नाम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है, वाईवी रेड्डी का नाम आपने सुना होगा। यहां पर है भारत सरकार और विश्व बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया। देखिए दो संस्था है यहां पर। ये सवाल पिछली बार यानी 2018 का जो पेपर हुआ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हिस्ट्री का सब्जेक्ट का पेपर, हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ उसमें यह पूछा गया कि विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक जो है इसकी स्थापना किस सम्मेलन के माध्यम से की गई थी या किस समझौते के माध्यम से की गई थी? तो ध्यान रखना विश्व बैंक और आईएमएफ जो है ना, ये दोनों की स्थापना एक साथ की गई थी। कब? तो आपको बता दिया 1944 में इन दोनों की स्थापना की गई। दोनों का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है और ब्रेटन वुड नाम का एक सम्मेलन, ब्रेटन वुड सम्मेलन आपने सुना होगा, ब्रेटन वुड सम्मेलन। इस ब्रेटन वुड सम्मेलन या समझौते को, सम्मेलन या समझौते के माध्यम से क्या किया गया था? इन दोनों संस्थाओं की स्थापना की गई थी। तो ब्रेटन वुड सम्मेलन या समझौते के माध्यम से इनकी स्थापना की गई थी। यह सवाल परीक्षा हिस्ट्री पेपर सब्जेक्ट का जो पेपर है उसमें पूछा जा चुका है। 1944 में इनकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और यहां ध्यान रखना अभी हाल ही में विश्व बैंक के साथ $250 मिलियन का ऋण समझौता किसने किया है? तो ध्यान रखना आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है और आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के लिए यह ऋण समझौता किया गया है। ये दोनों जो है वो जुड़वा बहन के नाम से भी जाने जा सकते हैं। देश में सामान्य परिस्थितियों में ऋण उपलब्ध, आधारभूत संरचनाओं के लिए ऋण उपलब्ध करवाने वाली दोनों संस्थाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद, ठीक है, तो ये बातें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है कि ये दोनों संस्थाएं विकासशील देश और विकसित दोनों देशों को आधारभूत विकास करने के लिए क्या करती है? ऋण उपलब्ध करवाने का काम करती है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में बैंक से आसानी से ऋण मिलता है, विश्व बैंक से, और आईएमएफ से पैसा जो है वो बहुत मुश्किल मिलता है। ये मान लीजिए बहुत नखरे करने वाली संस्था कौन सी है? आईएमएफ है, ठीक है। तो चलिए जरा इसकी बातचीत हम आगे करते हैं। अब आपको मेरे हिसाब से आंध्र प्रदेश सरकार के इस आंध्र प्रदेश लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के संबंध में बात समझ में आ गई होगी। आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, ये देखिएगा भारत का तटीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसको सर्वश्रेष्ठ तटीय राज्य का क्या मिल चुका है? इनाम मिल चुका है, यानी सर्वश्रेष्ठ तटीय राज्य, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य इसे भी कह सकते हो, समुद्री राज्य का दर्जा भी अभी हाल ही में किसको दिया जा चुका है? आंध्र प्रदेश को। बालासोर उड़ीसा, बालासोर कर देते हैं इसको भाई, ठीक है, बालो हो गया तो इसको बालासोर कर देते हैं। ये बालासोर जो है ये क्या है? एक जिला है। कहां का है? ये जिला उड़ीसा का है। जिला कहां का है? उड़ीसा का है। इस बालासोर उड़ीसा वाले जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया जा चुका है। ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। तो परीक्षा के लिहाज से यहां से इतने ही सवाल बन सकते हैं जो आपके सामने मैंने रखने की क्या की है? कोशिश की। अगला सवाल पढ़िएगा। ये सवाल है चेक गणराज्य के बारे में, अभी हम बात कर रहे थे, तो अभी देखिएगा चेक गणराज्य के बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री किसे बनाए गए अभी हाल ही में, यह आपको बताना। चेक गणराज्य जो है, ये चेक गणराज्य जो है इसके नए प्रधानमंत्री किसे बनाए गए हैं? ये जो चर्चा में रहते हैं उनके याद रखिएगा, क्योंकि अभी भी आपने आरएस परी का एग्जाम देखा होगा, उस आरएस परी में ऐसे 3 सवाल आए हैं भैया, ठीक है ना। ऐसे कितने सवाल? 3 सवाल ऐसे पूछे जा चुके हैं। तो आपसे भी पूछ सकता है पेपर वाला, उसका कोई भरोसा नहीं है भैया। पेटर फियाल है, फूमिया किशिदा है, मैगडेलन एंडरसन है, ड्रेमसेंड्रोमेसन है। ये तो देखिएगा अभी आपके कुछ ही घंटों की प्रधानमंत्री मैगडेलेना एंडरसन जो है कुछ ही घंटों की पीएम बनी थी। कहां की? स्वीडन की। कौन से देश की? स्वीडन की। ये बात आपको लगातार पढ़ा रहा हूं और खूब चर्चा में रही है, इस वजह से इस पर फोकस करना। फूमिया किशिदा जो है वो जापान के नए प्रधानमंत्री हैं। कहां के पीएम है साहब? ये भी पीएम है। कहां के? तो जापान के हैं। जापान जो है वो 3 महत्वपूर्ण द्वीपों पर बसा हुआ, बहुत सारे द्वीप है वैसे, लेकिन मुख्यतः 3 द्वीप है। वहां सुगारू जल संधि आपको पता होगा, दोनों ऊपर वाले द्वीप होंसू और द्वीप का नाम आप लोगों को खूब अच्छे से मालूम होना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ, इसलिए जापान पर आपसे सवाल वो पूछ सकता है, इस बात को भी अपने ध्यान में रखिएगा। पेटर फियाल और फूमिया किशिदा और मैगडेलेना एंडरसन और ड्रेमसेंड्रोमेसन, ये 3-4 नाम आपके सामने हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री किसे बनाए गए हैं अभी हाल ही में?
तो पेटर फियाल जो है, इन पेटर फियाल को क्या बनाया गया, अभी हाल ही में चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो नए प्रधानमंत्री चेक गणराज्य के किसे बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है वो जरा आपका सही जवाब आ चुका है, सब लोग ए जवाब इसमें दे रहे हैं, पेटर फियाला इसका सही जवाब, पेटर फियाल कह दीजिए, फियाला नहीं लिखा हो तो पेटर फियाल, फूमिया किशिदा, मैग्डेलेना और डेम सेंड्रा मेसन है। तो यहां नए प्रधानमंत्री किस देश के हैं, तो चेक गणराज्य के हैं। ये चेक गणराज्य कहां पर पड़ता है, इस पर भी थोड़ी सी बात आपके सामने हम रख ही देते हैं। चलो क्या है चेक गणराज्य की पूरी कहानी आपके सामने अभी हम रख देते हैं। क्या है चेक गणराज्य, कहां पर पड़ता है चेक गणराज्य, इसके बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये देखिएगा चेक गणराज्य की अगर बात की जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने सूडान के बारे में बात की थी, तो शायद वो मैप यहाँ से गायब हो गया, कोई बात नहीं। ये जो चेक गणराज्य है वो चेक गणराज्य यहाँ पर है, ये रहा। चलिए ये देखिएगा, यूरोप के नक्शे में जर्मनी आपको पता होगा, जर्मनी, ये वाला जर्मनी है ऊपर जो दिखाई दे रहा आपको, ये जर्मनी का इलाका है, यहाँ पर यहाँ तक जर्मनी बसा हुआ है। जर्मनी के इधर आपके सामने पोलैंड आता है, इस पोलैंड की सीमा यहां से ये वाली ऐसे लगती है। इसके बाद में स्लोवाकिया जो है, ये स्लोवाकिया का इलाका है इधर वाला, और इसके बाद में ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है। यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी भी आपके बारे में मालूम होगी, इन सभी देशों को घेरते हुए एक नदी जाती है। अब बीच का जो इलाका आपको नजर आ रहा है, पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के बीच में, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां क्या है कि ये जो इलाका पूरा का पूरा पड़ता है, इसको हम क्या कहते हैं कि चेक गणराज्य के नाम से इसे जानते हैं। और चेक गणराज्य के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री किसे बनाए गए, तो पेटर फियाला जो है, पेटर फियाला जो है, पेटर फियाला यहाँ के नए प्रधानमंत्री, यहाँ के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो क्या किए गए, बनाए गए। तो ध्यान रखिएगा चेक रिपब्लिक जो है वो कहां पर पड़ता है, चेक गणराज्य कहां पर पड़ता है, थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा ना, तो भी आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, फुकाको सुपर कंप्यूटर है जापान का, सही बात है आपकी। तो इस बात को, पेटर फियाला जो है वो चेक गणराज्य के, इसको आप ध्यान रखिएगा, एक तरफ जर्मनी, एक तरफ आपका पोलैंड, एक तरफ आपका ऑस्ट्रिया, एक तरफ स्लोवाकिया, इन देशों के बीच में एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है, पेटर फियाला है। पेटर फियाला के नए प्रधानमंत्री हाल ही में इनको क्या किया गया है, बनाया गया है। तो पेटर फियाला नाम मेरे हिसाब से आपके अब जेहन में रह जाएगा। इसके अलावा भी दो तीन बातें हमने मैप के संबंध में आपके साथ की थी अभी अभी, तो ये एक बार सूडान एक बार और देख लीजिएगा। ये नदी है आपके सामने, इधर से आती है श्वेत नील नदी ये वाली, और ये आपकी एक नदी है नीली। तो ये सूडान देश से होकर यहाँ से बहती है, इस पर विभिन्न प्रकार के जुबा है, ठीक है, बोम्बो है, बोर है, टोरिट है, इस प्रकार के कई स्थान इस पर जो है वो पड़ते हैं। ये नदी इस देश के मध्य से होकर, यानी सूडान के मध्य से होकर क्या करती है, गुजरती है। तो चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़े। अब अगला सवाल आपके सामने जो रखने जा रहा हूं वो क्या है, जरा उसको भी समझिए। आज बहुत सारी खबरें ऐसी है जो आपके पूरे विश्व भर की खबरों को क्या कर रही है, कवर कर रही है। और ऐसा सवाल आपके सामने एक और आ रहा है, देखो, यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक शासन से पूर्णतया मुक्त होने की घोषणा करने वाला देश जिसने पूर्ण गणतांत्रिक होने की घोषणा की है। भारत गणतंत्र कब हुआ और गणतंत्र होने का मतलब क्या है, अगर आपको यह समझ में आता है तो यूनाइटेड ने, जिसके हम गुलाम रहे ब्रिटेन के, उसी का है यूनाइटेड किंगडम, उसका उपनिवेश रहा है कौन, एक देश जिसने हाल ही में घोषणा कर दी कि भाई साहब आज के बाद हम आपके किसी भी प्रकार के उपनिवेश नहीं है, हमारे खुद के राष्ट्रपति होंगे, हम आपके अधीन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा अभी हाल ही में किस देश ने ऐसी घोषणा की है कि अब हम आपके उपनिवेश नहीं है, हमारा खुद का गणतंत्र होना अब स्वाभाविक है, अब हम गणतंत्र हैं, यानी हमारा राष्ट्रपति हमारे स्वयं के द्वारा क्या किया जाएगा, अब चुना जाएगा, वहां की रानी का शासन अब हमारे पर नहीं चलेगा। ये बात अभी हाल ही में कौन से देश ने कही है, तो ये देखिएगा यूनाइटेड किंगडम है कि औपनिवेशिक शासन से पूर्णतया मुक्त होने वाला देश जिसने पूर्ण गणतांत्रिक होने का, गणतांत्रिक का मतलब ही है, गणतंत्र का मतलब पूछा जा चुका है राजस्थान में आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, फर्स्ट पेपर जीके के पेपर में पूछा जा चुका है कि भारत का
भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। इस गणतंत्र का मतलब क्या है? तो गणतंत्र का मतलब है हमारे यहाँ जो देश का प्रमुख है, देश का प्रमुख कौन है? हमारा राष्ट्रपति है। वो राष्ट्रपति क्या किया जाता है? वो किसी दूसरे के द्वारा नहीं है, हमारे द्वारा यहाँ क्या किया जाता है? चुना जाता है उसे। तो बारबाडोस है या बोत्सवाना है या ब्रिजटाउन है या गुयाना है? कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में यूके की महारानी के अब अधीन नहीं रहने की बात कही? इन्होंने कहा हम सब गणतंत्र हैं, हमारा खुद का अब क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। ऐसा किस देश ने अभी हाल ही में कहा है? तो बारबाडोस ने कहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका सही जवाब क्या है? बारबाडोस है। बारबाडोस एक क्या है? आपको कैरेबियाई द्वीप में स्थित एक बारबाडोस देश है, यानी कैरेबियाई जो सागर है उस कैरेबियाई सागर में स्थित बारबाडोस एक देश है जिसकी राजधानी ब्रिज टाउन है। जिसकी राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन है। ये ध्यान रखिएगा, ब्रिज टाउन है। और पिछले सवाल में यहां पर आपको बताया था डेम सेंड्रा मेसन। ये डेम सेंड्रा मेसन जो है वो यहाँ के पहले क्या बनने जा रहे हैं? राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, क्या बनने जा रहे हैं? डेम सेंड्रा मेसन यहाँ के बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति भी बनने जा रहे हैं। ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि गणतंत्र होने का मतलब ही है यहाँ का अब इनका खुद का क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। हाँ जी, जनता का, जनता के द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन की आप बात कर रहे हैं। तो चलिए जरा, यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेश शासन के पूर्णतः मुक्त होने वाले घोषणा करने वाला जो बारबाडोस है, इस बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन है। अभी बारबाडोस की शक्ल आपको दिखाते हैं कि कहां पड़ता है ये बारबाडोस। तो जरा देखिएगा, ये आपके सामने पूरा इलाका नजर आ रहा होगा। ये अटलांटिक सागर है। क्या है? अटलांटिक सागर है। ये अटलांटिक सागर है, अटलांटिक सागर है, अटलांटिक सागर है। और इसकी आकृति जो है वो अंग्रेजी के एस के समान है। ये अंग्रेजी का जैसा एस होता है, इस अंग्रेजी के एस के समान है। ये त्रिभुजाकार आकृति जो है वो प्रशांत महासागर के, किसकी है? प्रशांत महासागर की आकृति है। और अगर ऐसा पूछा जाए ये आकृति किसकी है, तो ये आपकी हिंद महासागर की है। ये हिंद महासागर की क्या है? आकृति है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिएगा, ये आपका यूनाइटेड स्टेट पड़ता है, यानी अमेरिका का इलाका है। इधर आपका पूरा इलाका है। ये मध्य जो अमेरिका है आपका पनामा वाला क्षेत्र, इस पनामा को काटकर यहां से एक नहर गुजारी गई है, पनामा नहर, जिसका नाम है। इधर देखिए, यहां कई द्वीप आपको नजर आ रहे हैं। ये सारे कैरेबियाई द्वीपों के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका है, जिसमें कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है, ठीक है, और फ्रेंच गुयाना है, ये ब्राजील है यहां पर। तो अब देखिएगा जरा, यहां पर पड़ता है क्यूबा, ठीक है, क्यूबा ये वाला देश है, क्यूबा, जिसे चीनी का कटोरे के नाम से आप जानते हैं। और यहां पर एक छोटा सा देश आपके सामने ये रहा, बारबाडोस। ये एक द्वीपीय देश है बारबाडोस, ठीक है। यहां बारबाडोस जो है, इस बारबाडोस ने किससे? यूनाइटेड किंगडम की जो महारानी का शासन था उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और खुद अपने आप को क्या कर दिया है? ये साबित कर दिया कि हम अपने आप में क्या हैं? एक गणतंत्र हैं। और गणतंत्र होने की इन्होंने घोषणा भी कर दी। नए राष्ट्रपति यहां पर बनने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि यहां बारबाडोस जो है इसने हाल ही में, अभी मध्य अमेरिका की अगर बात आपको समझाऊं ना, तो यहां पर पड़ता है ये वाला पूरा इलाका मध्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है, जिसमें देखिएगा आपका पनामा, ये वाला क्षेत्र पनामा है। और पनामा के इधर जो इलाका है यहां आप लोगों का बारबाडोस है। यहां क्या है? बारबाडोस द्वीप है, बारबाडोस है, ठीक है। अब देखिए, ये पूरा देश आपको नजर आ रहा है। यहां बलाजी है, ग्वाटेमाला है, होंडुरूस है, निकोर्गिया है, यहाँ कोस्टा रिका। ये कोस्टा रिका 2-3 दिन पहले चर्चा में आया होगा, आपको बताया मैंने कोस्टा रिका के बारे में, ठीक है। ये कोस्टा रिका अभी हाल ही में चर्चा में आया था, अगर आपने ध्यान से बात सुनी होगी तो, ठीक है। ये पनामा जो है, इस पनामा का ये वाला क्षेत्र जो है, इसको काट कर क्या किया गया? नहर का निर्माण किया गया, जिस नहर का नाम क्या है? पनामा नहर है। पनामा नहर जो है यहां पर क्या है? स्थित है, ठीक है। तो चलिए जरा अब हम बात करते हैं अगले कुछ सवालों पर। अगला सवाल आपके सामने क्या है, जरा उस सवाल को भी देखिए। अभी हाल ही में एनसीसी जो है, उस एनसीसी ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। लेकिन आपको यह बताना है एनसीसी के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है। सवाल आपका ये रहा, हाल ही में नेशनल कैडेट कोर
का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? कई बार इसे क्रोप्स के नाम से भी पढ़ते हैं अपन, नेशनल कैडेट ट्रूप्स या फिर नेशनल कैडेट कोर, ये दोनों सही है, कोई गलत बात नहीं है। तो एनसीसी जो है इसका कौन सा स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है? 72वां, 73वां, 74वां, 75वां। यानी सेवा ही जिसका परम धर्म है, क्या है? सेवा ही जिसका परम धर्म है, सेवा ही जिसका परम धर्म है, जिसका परम धर्म है वो एनसीसी है। रक्षा सेवा करने में अपने आप को, यहां पर क्या लिखा गया है? सेवा के बारे में इसमें कहा गया। तो एनसीसी का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, यह है आपको बताना है। तो कुछ लोग 72वां जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग 73वां जवाब दे रहे हैं। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें 72वां जवाब तो आपका गलत है, 75वां जो जवाब दे रहे हैं वो भी गलत है। अब आपको दो ऑप्शन में से किसी एक का जवाब आपको देना है, ठीक है? बोलो जी, कौन सा स्थापना दिवस एनसीसी का हाल ही में मनाएगा? तो 73वां जो है वो एकदम इसका क्या है? सही जवाब है। 74वां भी नहीं है, 73वां इसका सही जवाब है। एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ जी, 24 नवंबर 2021, ठीक है? 72वां नहीं, 73वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया। ये बात आप अपने जेल में भेजे में बैठा लो कि एनसीसी जो है, एनसीसी क्या है? एक तरीके से ये कह सकते हैं जैसे स्कूली स्तर में बच्चे स्काउट गाइड का काम करते हैं, स्काउट गाइड, ठीक उसी प्रकार रक्षा क्षेत्र में अपनी रुचि रखने वाले बच्चों के लिए इस प्रकार का जो एक मिशन चलाया गया है या एक प्रकार का संगठन स्थापित किया गया है, उस संगठन का नाम क्या है? उसका नाम है एनसीसी। और एनसीसी का अभी हाल ही में कौन सा 73वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। देश के प्रधानमंत्री हर बार एनसीसी दिवस पर एनसीसी कैडेट से क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। तो ये बात भी हमें क्या करनी है? ध्यान रखनी है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। 30 नवंबर 2021 को विवादित तीनों कृषि कानूनों की वापसी के संदर्भ में बिल, यानी 30 तारीख जो है वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? 30 तारीख तो मेरे हिसाब से आज है, ये 29 तारीख की घटना है मेरे दोस्तों। कब की है? 29 तारीख की घटना है। 30 यहां गलती से इन्होंने कर दिया, ये 29 है। 29 नवंबर 2021 को विवादित तीनों कृषि कानूनों की वापसी के संदर्भ में बिल संसद यानी लोकसभा में इनमें से किसने पेश किया, यह आपको बताना है, ठीक है? बोलिए जी। सर जी कॉलेज में तो एनसीसी, चलिए जरा, वेरी गुड। चलो आगे बताइए इस सवाल का सही जवाब। ऐसा सवाल परीक्षा में आ चुका है मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने ये सवाल रखा है। क्या आया सवाल परीक्षा में, वो जरा सुन लो। परीक्षा में सवाल आया कि हाल ही में विवादित तीनों कृषि कानून जो हैं वो किसने इंट्रोड्यूस किए या पुनः स्थापित किए। ऐसा सवाल पटवार के एग्जाम में आ चुका है। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि तीनों विवादित कृषि कानून जो है उनको संसद में इंट्रोड्यूस यानी पुनर्स्थापित होता है, उसका हिंदी अनुवाद पुनर्स्थापित उसको बोलते हैं। तो हाल ही में किस व्यक्ति ने उन्हीं को वापस, का मतलब है निरसन, यानी कृषि कानून निरसन अधिनियम इसे कह सकते हैं। कृषि कानून निरसन अधिनियम, निरसन बिल कह सकते हो। निरसन क्या है? बिल है। ये निरसन बिल का मतलब ही यह है, तीनों कृषि कानून जो बनाए गए थे उनको निरस्त करने के लिए क्या किया जा रहा है? एक बिल लाया गया। यह बिल किसने रखा? लोकसभा में किसके द्वारा रखा गया? पहले आया था, किसने कृषि कानूनों को रखा था संसद में? जो कृषि बिल थे वो किसने रखे थे? ये सवाल भी आ चुका है। तो अभी इसका उल्टा भी आपसे पूछ सकता है कि जब ये निरसन किया जा रहा है उस समय संसद के जो निम्न सदन है यानी लोकसभा है, उस लोकसभा में किसने पेश किया, किसने इंट्रोड्यूस इसे किया? मैंने सीधा शब्द लिख दिया पेश किया, वो शुद्ध हिंदी का शब्द दिखेगा पुनर्स्थापित किया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, ठीक है? तो किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नहीं किया गया। यानी अभी शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। संसद का कौन सा सत्र? 3 सत्र होते हैं, जिसमें से 2 सत्र होने जरूरी है। किसी भी सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। शीतकालीन सत्र जो है, ये शीतकालीन सत्र संसद का क्या हो चुका है? शुरू हो चुका है। किसी भी 2 सत्र होने क्या है? जरूरी है। एक मानसून सत्र होता है, एक क्या होता है? मानसून सत्र आपका होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है, ठीक है? इस प्रकार के 3 सत्र मुख्यतः होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बात यह है कि किसी भी स्तर के बीच में
6 माह से अधिक का वक्त नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कम से कम ये जरूरी है कि 2 सत्र तो आपके होने ही चाहिए। तो अर्जुन लाल मेघवाल ये राज्य मंत्री, संसदीय राज्य मंत्री इनको अपन कह सकते हैं, राजस्थान के बीकानेर जो क्षेत्र है वहां से बिलोंग करते हैं। राजनाथ सिंह ये रक्षा मंत्री हैं और लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसका सही जवाब जो आपका है वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये देश के कृषि मंत्री हैं। देश के क्या हैं? कृषि मंत्री हैं। लंबे समय से चली आ रही ये कृषि क्षेत्र में ये जो आपकी डिमांड थी कृषि बिलों को लेकर के, शीतकालीन सत्र, एकदम सही बात आपकी। तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो हैं इन्होंने इन कृषि कानूनों के जो निरसन बिल है, ये निरसन बिल जो है वो इन्होंने क्या कर दिया, लोकसभा में इसे प्रस्तुत कर दिया है, इंट्रोड्यूस इसे कर दिया है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपके समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होंगे। तो चलिए बात करते हैं अगले सवाल पर जी। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जरा पढ़िए इसको। 12 दिसंबर को मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जाएगा? यानी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लग रहा है कि कुछ प्रतियोगिताओं को, कुछ बड़े आयोजनों को टाला जा सकता है, लेकिन क्या कहा है कि 12 दिसंबर को, एक देश ने कहा है कि 12 दिसंबर को चाहे कुछ भी आ जाए लेकिन मिस यूनिवर्स की सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ किया जाएगा। तो ये मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? प्लस ये भी बताइएगा, अभी हाल ही में एक एग्जाम में, पटवार के एग्जाम में पूछा जा चुका है, मिस यूनिवर्स का नाम बताइए। तो सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जाएगा ये भी आपको पहले से ही बता रहे हैं, याद रखना। 12 दिसंबर का जब दिन आए तो आपको उसी दिन याद कर लेना है कि मिस यूनिवर्स कौन है, किसको यह पुरस्कार मिला है, कहां पर इसकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए इसका सही जवाब कुछ लोग दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। इंडिया बता रहे हैं कुछ लोग, कुछ बी बता रहे हैं, बी भारत, भारत भारत बता रहे हैं। चलो जी, हाँ एक सही जवाब आ चुका है। इसका सही जवाब क्या होगा? ब्रिटेन नहीं होगा भैया, इसका सही जवाब भारत भी नहीं होगा, इसका सही जवाब अमेरिका भी नहीं होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? आपका इजराइल होगा। इजराइल जो है आपको पता होना चाहिए एक यहूदी देश है। भारत में कृषि पद्धतियां जो है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति यहां से आई। इसके अलावा कोटा में, अभी कोटा राजस्थान में क्या किया जाना है? कोटा राजस्थान में एक तो नींबू और नींबू के अलावा यहां संतरा, ठीक है, इनके क्या किए जाएंगे? बड़े उद्यान लगाए जाने के संबंध में इस देश के साथ समझौता हुआ है। उद्यान लगाने के लिए इस देश के साथ क्या हुआ है? समझौता हुआ है। नवीन कृषि पद्धतियां, बूंद बूंद जैसी सिंचाई पद्धतियां कहां से ली जाती है? इजराइल से। प्लस इसके साथ साथ रक्षा जो क्षेत्र है उस रक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन सा देश? इजराइल देश। यहां इसका सही जवाब क्या होगा? इजराइल में इस बार इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए इजराइल इसका सही जवाब होगा। मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इजराइल में किया जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, डेब्यू टेस्ट में शतक और अर्धशतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बताइए कौन है भाई? यानी अपने पहले ही जो पदार्पण टेस्ट है उस पदार्पण टेस्ट के अंदर ही बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले भारत के ऐसे पहले बल्लेबाज कौन है जिन्होंने अपने पहले ही मैच में एक तो शतक लगा दिया और एक अर्धशतक लगा दिया? ऐसे भारतीय खिलाड़ी का नाम आपको बताना है, क्या होगा? तो इसका सही जवाब लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ अपने डेब्यू के पहले टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखना। अपने पहले टेस्ट में यानी डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो उनमें सबसे पहले नाम किसका आता है? लाला अमरनाथ का आता है। उसके बाद अपने डेब्यू टेस्ट में रन बनाने के मामले में दूसरा स्थान किसका आता है? तो वो आपके आता है शिखर धवन का। उसके बाद पहले ही डेब्यू टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले में तीसरा स्थान किसका आता है? तो रोहित शर्मा का आता है। उसके बाद ये अगर पूछा जाए कि इसी श्रृंखला में चौथा स्थान किसका आता है तो श्रेयस अय्यर का नाम आता है। श्रेयस अय्यर, ये श्रेयस अय्यर नहीं है, ध्यान रखना। क्या है ये? श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर है, श्रेयस नहीं है, श्रेयस अय्यर है। ये श्रेय है, श्रेयस अय्यर जो है इनका नाम है। बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इस सीरीज में इनका पूरा। तो देखिएगा इसका सही जवाब भारत के पहले बल्लेबाज जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में अर्धशतक और शतक लगाया उनका नाम श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर, क्या है? श्रेयस अय्यर इनका नाम है। यह सवाल ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। प्लस इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखिए कि पहले ही टेस्ट में रन बनाने के मामले में अगर 4 भारतीय खिलाड़ियों के नाम अगर आपको लिखने हो तो वो 4 भारतीय खिलाड़ी जो अपनी पहली ही पारी में टेस्ट में
जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए उन खिलाड़ियों के नाम, पहला लाला अमरनाथ, फिर शिखर धवन, फिर रोहित शर्मा और फिर क्या है, श्रेयस अय्यर है। ये तीनों खिलाड़ी हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये खेला जा रहा टेस्ट मैच जो है वो क्या हो चुका है, ड्रा हो चुका है। ये भी बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो 3-4 दिन से आपको पढ़ा रहा हूं, यह है गरीबी सूचकांक, नीति आयोग द्वारा तो जारी किया गया। यह भारत का पहला है, ध्यान रखना, भारत का क्या है, पहला वैश्विक स्तर पर जो जारी किया जाता है, वैश्विक स्तर पर जारी किया जाता है वो यूएनडीपी के सहयोग से किया जाता है। किसके सहयोग से? यूएनडीपी के सहयोग से। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूएन का एक क्या है, संगठन है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। भारत का पहला नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में राजस्थान का स्थान कौन सा है, यह आपको बताना है। प्लस देश में गरीबी की अगर बात की जाए तो बिहार जो है, बिहार सबसे गरीब राज्य की श्रेणी में गिना जाता है। सबसे ज्यादा गरीबी जनसंख्या कहां की है, बिहार की है। उसके बाद अगर बात की जाए तो किसकी है, झारखंड की है। उसके बाद अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद अगर बात की जाए तो किसकी है, मध्य प्रदेश की है। ये बातें आपके सामने मैं कई बार रख चुका हूं। तो राजस्थान के संबंध में भी आपको 2-4 दिन से लगातार पढ़ाया जा रहा है कि राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान है, 8वां स्थान इसमें राजस्थान का है। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, आपका 8वां स्थान इसका सही जवाब है। अगला सवाल पढ़िएगा मेरे दोस्तों, आपके सामने क्या आ रहा है, यहां पर है, हाल ही में राज्य के किस किसान को प्रगतिशील डेयरी किसान के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? यानी अच्छा सवाल है भैया, राजस्थान की दृष्टि से ध्यान रखना। हाल ही में राज्य के किस प्रगतिशील डेयरी किसान के रूप में उसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? प्रगतिशील डेयरी किसान, अभी हाल ही में दुग्ध दिवस मनाया गया था, आपको पता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। उस राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। भारत का तो 101वां है ना सर स्थान, अरे भैया वो 101वां किस में है वो भी तो समझो जरा, वो किस में बताया था कल आपको 101वां स्थान। अरे भैया बातों को मिक्स मत करो रे, मिक्स करते ही गड़बड़ हो जाएगी आपके, ठीक है, मिक्स करोगे तो बात गड़बड़ है। ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, एमपीआई है, वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, दोनों में फर्क है। अब फर्क नहीं समझोगे तो पेपर में जो आएगा वही टांग कर आ जाओगे। जो 101वां स्थान बताया था आपको वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत बताया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 का है, भारत का उसमें स्थान बताया था, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। और ये क्या है, ये एमपीआई है, एमपीआई 2021 है, एमपीआई बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये वाला, और ये जीएचआई है, ये एमपीआई है, दोनों में बहुत फर्क है मेरे दोस्त, तो इसको ध्यान रखना। 26 नवंबर को बनाए गए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर क्या किया गया था, यहां पर प्रगतिशील किसान के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के एक किसान को सम्मानित किया गया, उनका नाम बताना है। श्री सुरेंद्र अवाना, श्री सुभाष अवाना, श्री रामेश्वर अवाना, श्री विजेंद्र बागड़ा। इसका सही जवाब बताइएगा क्या होगा जी, इसका सही जवाब क्या होगा, क्या बागड़ा साहब होंगे या फिर बागड़ा साहब नहीं होंगे या फिर अवाना होगा? सही जवाब इसका क्या है, तो चलिए इसका सही जवाब आपके सामने रख देते हैं। तो सुरेंद्र अवाना जो है वो ऐसे किसान है राजस्थान के जिन्हें प्रगतिशील डेयरी किसान के रूप में अभी राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिला है, पुरस्कार मिला है। कब? 26 नवंबर को वर्गीस कुरियन जो है श्वेत क्रांति के अग्रदूत जिनको कहा जाता है, उनकी कौन सी जयंती पर, 100वीं जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया। उसमें श्री सुरेंद्र अवाना साहब को राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील डेयरी किसान के रूप में इन्हें सम्मानित होने का अवसर मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर बात करें। भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया में पहले स्थान पर आ चुका है। ये अगला सवाल है, हाल ही में राज्य के किस किसान को सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के रूप में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने का अवसर मिला है? यह सवाल उसी से मिलता जुलता है। सुरेंद्र अवाना साहब को तो प्रगतिशील किसान दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में यानी डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में इस प्रकार का पुरस्कार दिया। इनको कृत्रिम गर्भाधान तकनीक जो है उस तकनीक के रूप में अच्छा काम करने के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ऐसे राजस्थान के किसान का नाम बताना क्या है, श्री रमेश बागड़ा है, श्री राजेश बागड़ा है, श्री रविंद्र बागड़ा है, श्री विजेंद्र बागड़ा है। इसका सही जवाब भी बताइए। भारत में उत्तर प्रदेश और राजस्थान
जी का जवाब पहले दूसरे स्थान पर है। अब सवाल पर आ जाइए नेक्स्ट पर। आपका नेक्स्ट सवाल जो है, हाल ही में राज्य के किस किसान को सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के रूप में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है, उस किसान का नाम बताना है। तो तकनीशियन कृत्रिम गर्भाधान के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने का अवसर राजस्थान के जिस किसान को प्राप्त हुआ उसका नाम श्री रमेश बागड़ा तो नहीं है, श्री रविंद्र बागड़ा भी नहीं है, श्री विजेंद्र बागड़ा भी नहीं है। इनका सही जवाब है श्री राजेश बागड़ा, इसका सही जवाब है। श्री राजेश बागड़ा साहब को क्या किया गया, यह गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है। दोनों नाम बहुत अच्छे से याद करिएगा। एक सुरेंद्र अवाना साहब हैं, तो सुरेंद्र अवाना साहब को दिया गया है राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में, तो प्रगतिशील डेयरी किसान के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया है। प्लस इसके साथ अभी हाल ही में गोपाल रत्न पुरस्कार से, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से श्री राजेश बागड़ा को सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो चलिए अगले सवाल पर हम बात करें। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी को ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा या उसे प्राप्त किया, ऐसे खिलाड़ी का नाम। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। कहां पर, राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, राजस्थान में इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। निशानेबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा है, उसका नाम बताना है। और आपको इतना भी बता देता हूं, ये नेत्रहीन है, उसके बावजूद भी इन्होंने स्वर्ण जीता है। क्या है, नेत्रहीन होने के बावजूद इन्होंने क्या किया, स्वर्ण पदक पर अपना निशाना साधा है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। उस खिलाड़ी का नाम बताना है जो राजस्थान से संबंधित है। विजय कुमार है, भावेश शेखावत है, अनीस भानवाला है, विजयवीर सिंधु है। इनमें से सही जवाब क्या है, राजस्थान के उस खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेत्रहीन होने के बावजूद राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है अभी हाल ही में, उस खिलाड़ी का नाम आपके सामने है और आप नाम देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो। भावेश शेखावत इसका क्या है, सही जवाब है। भावेश शेखावत ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अनीस भानवाला, विजयवीर सिंधु और विजय कुमार, ये सब के सब कहां से संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है। और हरियाणा इस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रहा है। इसे राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पहले स्थान पर कौन रहा, तो हरियाणा रहा। आयोजन कहां किया गया, राजस्थान में किया गया। और भावेश शेखावत राजस्थान के हैं जिन्होंने इसमें कौन सा पदक जीता है, तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है। जितनी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं बातों पर मैं बातचीत आपसे करता हूं। बेफालतू की बातें ज्यादा आपको रजिस्टर भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना सारा करंट अफेयर्स रोजाना आ जाता है, वो भी आपके सामने है। सर अभी साइकिलिंग चैंपियनशिप किसने जीता स्वर्ण पदक, वही सवाल आपके सामने है भाई साहब। पढ़ लीजिए इस सवाल को ढंग से और आपको जवाब मिल जाएगा। शायद आप जो सवाल पूछ रहे हो वो मैंने आपके सामने रख दिया है, तो इस सवाल को पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। राजस्थान ने 26वीं रोड नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप जीती है। यही साइकिलिंग राजस्थान ने जीती है। राजस्थान की पूरी टीम जो है उसने, राजस्थान ने 26वीं रोड नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप जीती है। इसका आयोजन कहां किया गया, पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए जरा इस बात को भी अब समझ लेते हैं। तो जवाब भी आ चुका है बलराम जी का भैया। राजस्थान ने 26वीं रोड नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप जीती है। इसका आयोजन कहां पर किया गया था, जीती किसने है, राजस्थान ने जीती है। और कहां, कौन सी थी, 26वीं थी। उसके बाद इसका आयोजन कहां किया गया, जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन नहीं हुआ, यह बात आपको ध्यान रखनी है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन हुआ या नहीं अभी बात करेंगे, लेकिन भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन नहीं किया गया। लेकिन ये ध्यान रखना, भुवनेश्वर उड़ीसा में कल ही आपको बताया था एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उस प्रतियोगिता का नाम बताइए। अभी हाल ही में हॉकी प्रतियोगिता जो है, उस हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर, भुवनेश्वर उड़ीसा में। करनाल हरियाणा में इसका आयोजन हुआ नहीं है। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में क्या किया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र हरियाणा इसका सही जवाब है। चलिए इसमें अभी भी और बातें करनी है, वो अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। पहले एक सवाल हम और लेते हैं।
राजस्थान में 26वीं रोड, यही सवाल वापस है, लेकिन एक सवाल अभी और है, उसके बाद इस सवाल पर विस्तार से भी बातचीत हम करेंगे। और तो चलिए इस पर देखिएगा, राजस्थान में राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाए। अब की बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता नहीं है, राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता है, ठीक है। एक राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता है, वो राजसमंद में आयोजित की जा रही है। कहां पर? राजसमंद में बास्केटबॉल जो है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। और यह है कराटे प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? जयपुर में, कोटा में, अजमेर में, जोधपुर में। तो इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? जयपुर में, कोटा में, अजमेर में, जोधपुर में। बताइए जरा। जूनियर पुरुष वर्ल्ड हॉकी प्रतियोगिता भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित की जा रही है। एकदम सही बात है, यह बात आपको 2-3 बार मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपको पता ही है, जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। कराटे प्रतियोगिता जो है क्या पर? जयपुर में। और बास्केटबॉल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कहां पर? राजसमंद में आयोजित की जा रही है। अब फटाफट कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आपको बता रहा हूं जो चर्चा का विषय रही है, और कुछ महत्वपूर्ण बातें और बच गई जो है उसके बारे में आपसे बातचीत कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये बेलेंडी अवार्ड जो है वो 7वीं बार जीता है इन्होंने। कौन सी बार भैया? 7वीं बार। बेलेंडी अवार्ड क्या है, कौन जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को मिलने वाला है। ये 7वीं बार किसने जीता है? 7वीं बार ये बेलेंडी अवार्ड जो है वो मेसी ने जीता है। अब मेसी को तो सब लोग जानते हैं, लियोनेल मेसी इनका नाम है। क्या है? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी इनका क्या है? लियोनेल मेसी इनका नाम है। इन्होंने कौन सी बार ये बेलेंडी अवार्ड जीता है? तो ये 7वीं बार इस पुरस्कार को इन्होंने प्राप्त किया। बेलेंडी अवार्ड 7वीं बार यह अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। बहुत बड़े फुटबॉलर जाने जाते हैं, लेकिन अपने देश की टीम की तरफ से नहीं, ये प्राइवेट जो क्लब होते हैं उन क्लब की तरफ से क्या करते हैं? खेला करते हैं। तो चलिए अगले सवाल पर और देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है? महिलाएं हर जगह निशाने पर, घर भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा के कड़े कानून के बावजूद महिलाएं असुरक्षित है। देश में अभी हाल ही में महिलाओं से संबंधित अलग अलग रिपोर्ट आ रहे हैं। महिलाओं से जुड़े अपराधों की प्रकृति क्या है, कितनी महिलाएं बलात्कार, अपहरण और घरेलू हिंसा की शिकार है। तो सबसे ज्यादा महिलाएं जो हैं वो घरेलू हिंसा की शिकार है। देखो 30% देश में महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार है। इसके अलावा बाद में उसके बाद 2 नंबर पर है हमला जो है महिलाओं पर होता है, उसमें 23% है। और 22%, 22.7% अन्य प्रकार के 7%, 7.5% महिलाएं बलात्कार और अपहरण की लगभग 16.8% महिलाएं क्या है? शिकार हैं इसकी। तो राजस्थान में लगभग 34,535, यानी बहुत स्थिति खराब है देश में। राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ये टॉप वो स्टेट है जहां स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। उसमें राजस्थान पहले नंबर पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, और उसके बाद क्या है? महाराष्ट्र है। इस प्रकार की घटनाएं सर्वाधिक देश में होती जा रही है। महिलाओं पर जुड़े हुए अपराधों की बात करें तो राजस्थान में 34,535 केस हैं जो महिलाओं के जुड़े अपराधों से, और घरेलू हिंसा के उनमें से 34,000 में से 13,000 केस जो हैं वो 17,000 में से 13,765 जो है वो 34,000 के लगभग आपके सामने है कि ये 34,535 है, ये 13,765 है। ये घरेलू हिंसा के अकेले हैं। तो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की आप स्थिति देख सकते हैं। इसके बाद अभी हाल ही में एक पहला पायलट पुष्प विमान जो है वो पहला प्लेन कौन था, इसको लेकर श्रीलंका और भारत के बीच में क्या हो रहा है? एक स्टडी की जा रही है। देखिएगा देश में पहला पायलट कौन था, तो ऐसा कहा जा रहा है रावण दुनिया का पहला पायलट था। और पहला विमान कौन था, तो उसी का जो उसने छीना था पुष्पक विमान, वो पुष्पक विमान जो है वो पहला विमान था। इस पर अभी भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार जो है वो क्या करने जा रही है? शोध करने जा रही है। क्या पुष्पक विमान दुनिया का पहला विमान था और रावण दुनिया का पहला पायलट था? श्रीलंका में बहुत से लोगों का मानना है कि रावण दुनिया का पहला पायलट था। वहीं उस समय श्रीलंका में हवाई जहाज और एयरपोर्ट थे। इस पर श्रीलंका की सरकार ने अपने उड्डयन विभाग और पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के साथ फिर से शोध करने की ठानी है। इसके लिए सरकार ने 50 लाख रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। श्रीलंका सरकार ने इस शोध में भारत सरकार से भी मदद मांगी है। यानी भारत सरकार और कौन सी सरकार? श्रीलंका सरकार मिलकर पुष्पक विमान और रावण के पहले पायलट होने के बारे में क्या कर रही है? इस प्रकार की नए इनोवेशंस कह सकते हैं, नई खोज, नए शोध कार्य कर रही है। यह है परमाराम 3 स्वर्ण पदकों के साथ सर्वश्रेष्ठ साइकिलिस्ट। ये सवाल था जिस पर आप अभी चर्चा करना चाह रहे थे। साइकिलिंग प्रतियोगिता जो हुई 35 साल बाद राजस्थान ने जीता है टीम चैंपियनशिप। तो टीम चैंपियनशिप राजस्थान ने जीती
35 सालों के बाद साइकिलिंग प्रतियोगिता, इसका आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। 26वीं रोड नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप थी। भारत 35 साल बाद ओवरऑल टीम चैंपियनशिप जीतकर इतिहास इसने रचा, इसलिए आपके लिए यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और राजस्थान के साइकिलिंग एसोसिएशन के सचिव जो है उन्होंने इसकी क्या दी है, जानकारी दी है। और परमाराम और मुकेश कसवा ने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। राजस्थान की टीम ने जूनियर रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप जीती। राजस्थान ने सब जूनियर और बॉयज एंड गर्ल्स चैंपियनशिप में ओवरऑल टीम चैंपियनशिप में जीती है। विश्वकर्मा ने बताया कि परमार ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ जूनियर साइकिलिस्ट का खिताब उन्होंने क्या किया है, हासिल किया है। तो परमाराम का नाम आपको ध्यान रखना है। परमाराम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 स्वर्ण पदक क्या किए हैं, हासिल इसमें किए हैं। और सर्वश्रेष्ठ साइकिलिस्ट, जूनियर साइकिलिस्ट का इन्हें क्या किया गया है, पुरस्कार दिया गया है। तो परमाराम इनका नाम ध्यान रखना। 3 स्वर्ण पदक के साथ सर्वश्रेष्ठ जूनियर साइकिलिस्ट होने का इन्हें क्या दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद अगली बात और क्या बच गई आपके सामने, ये मैंने आपको बताया था, गाइडेड मिसाइल सहित घातक हथियारों से लैस और निगरानी में सक्षम है वेला। वेला क्या है, तो एक पनडुब्बी है जिसको सेना को समर्पित कर दिया गया। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की सतह पर पानी में 37 किलोमीटर प्रति घंटे और 250 मीटर की गहराई तक इसे क्या किया जा सकता है, रफ्तार दी जा सकती है। तो मुंबई के मंझगांव डॉकयार्ड में फ्रांस की एक कंपनी के साथ मिलकर इसको क्या किया गया, तैयार किया गया और स्वदेश आधारित है, ये बात भी आपको बता दी। स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो हुआ उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई राज्य हासिल नहीं कर पाए अपना लक्ष्य। और मैंने बताया था प्रजनन दर जो है, प्रजनन दर इसमें कितनी रही है, 2.1% है। 2.2% से प्रजनन दर घटकर कितनी हो गई, 2.1% हो गई है। ये अभी हाल ही में स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो जारी किया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उसमें यह मामला सामने आया है। इसके बाद अलवर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, यानी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकूराम जूली हैं। तो इन्होंने भर्तरी जो है कहां पर, विश्वविद्यालय, मत्स्य विश्वविद्यालय सीसी रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, वहां पर इन्होंने संविधान उद्यान का भी शिलान्यास किया। कहां पर, संविधान उद्यान का कहां पर उद्घाटन किया, तो अलवर में किया इन्होंने। इसके अलावा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देरनारायण योजना के अंतर्गत स्कूटियों का भी वितरण किया। गांवों के प्रशासन जो संघ अभियान है वो भी चलाया जा रहा है। ये नागौर का वो तारकिन का दरवाजा है जहां पर झंडा चढ़ाने की जो रस्म है उसके बावजूद यहाँ का जो उर्स है वो क्या जाता है, शुरू किया जाता है। ठीक है, हमीमुद्दीन नागौरी जो है वो चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए थे, यानी चिश्ती जो परंपरा है उस चिश्ती परंपरा के संत थे हमीमुद्दीन नागौरी। इस दरवाजे यानी तारकिन के दरवाजे पर ये झंडा चढ़ाने की रस्म के बाद यहाँ पर उर्स की क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है। इसके बाद ये फोटो जो आपको नजर आ रही है ये वही फोटो है जो अभी बातचीत कर चुके हैं। प्रगतिशील डेयरी किसान सुरेंद्र अवाना और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्री राजेश बागड़ा को राष्ट्रीय गोपालन रत्न पुरस्कार इन दोनों को मिला है। यानी एक को तो राष्ट्रीय गोपालन रत्न है दोनों ही, लेकिन एक को प्रगतिशील डेयरी किसान के रूप में और एक को सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन के रूप में इन्हें दोनों को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा जरा आगे, और थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं। मनरेगा योजना की समीक्षा हाल ही में की गई है और मनरेगा योजना में मानव दिवसों के सृजन में राज्य 2021-22 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा है मनरेगा योजना के तहत। इसके बाद अभी हाल ही में हमारे चिकित्सा मंत्री जो प्रसादी लाल जी मीणा हैं, उन्होंने अंगदान जागरूकता पोस्टर का क्या किया है, विमोचन हाल ही में किया है। इसके अलावा और क्या बात है ये देखिएगा, अभी हाल ही में आरपीएससी जो है उसको, आरपीएससी को एक नई सौगात मिली है और आरपीएससी में अभी हाल ही में लोक सेवाओं के लिए नवीन जो भवन है उसका भी निर्माण किया जाएगा, प्लस एक इस प्रकार का जनसंपर्क जो पोर्टल है उसकी भी इन्होंने क्या की है, शुरुआत की। ये पूरा आरपीएससी का बोर्ड जो है वो आपके सामने है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका पूरा बोर्ड आपके सामने है, उसके साथ मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने नई शुरुआत अभी हाल ही में की है। इसमें आरपीएससी के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव जी आपके सामने हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके शिवचरण जी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में आरएस मेंस जो देने वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ वेब के माध्यम से अभी हाल ही में अपनी बातचीत रखी। इसके अलावा सारे मेंबर्स जो हैं वो सारे मेंबर्स आपके सामने हैं, चाहे उसमें मंजू शर्मा का नाम हो चाहे बाकी अन्य मेंबर्स, 7 मेंबर्स हैं आरपीएससी के अंदर। ये 7 मेंबर्स इस कार्यक्रम में क्या रहे, उपस्थित रहे। चलिए इसके बाद
15 से अधिक को मंत्री का दर्जा नहीं दे सकते गहलोत। अब आपको बता रहा हूं मैं, लगातार राजस्थान में ये मंत्री और सलाहकार का जो अपॉइंटमेंट है इसकी चर्चा चल रही है, तो ध्यान रखना 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते, ये बात है। लेकिन सलाहकार जो नियुक्त किए हैं वो सलाहकार अब मंत्री का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, तो विपक्ष ये कह रहा है इनको हम मंत्री का दर्जा नहीं, ये केवल विधायक ही रहेंगे, विधायक के अलावा ये कोई काम नहीं कर सकते, ऐसा कहा जा रहा है। तो आपको पता है 15% से अधिक जो है वो इनको क्या नहीं किया जा सकता, मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए इसके बाद है, यहां पर है नया स्टार्टअप, दिसंबर से नई पॉलिसी, 10,000 स्टार्टअप को फंड देगी प्रदेश सरकार, महिलाओं को 10% आरक्षण। राजस्थान जो सरकार है, ठीक है, हाँ जी, यहां पर क्या है, दिसंबर से नई पॉलिसी, 10,000 स्टार्टअप को फंड देगी प्रदेश सरकार। प्रदेश में नए युवाओं को स्टार्टअप के प्रति रुझान बनाने के लिए सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है और 19 दिसंबर से लागू करने की योजना है। कौन सी? इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी। ध्यान रखना, राजस्थान में इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी 19 दिसंबर से लाई जा रही है। 10,000 स्टार्टअप को जोड़कर 1 लाख नए रोजगार देने का लक्ष्य सरकार का है। इसके लिए सरकार 10,000 स्टार्टअप को फंड देगी और महिलाओं के लिए इसमें 10% तक की आरक्षण की भी क्या रहेगी, व्यवस्था रहेगी। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। 19 दिसंबर के दिन या दिसंबर का जो महीना आने वाला है उसमें सरकार कई नई योजनाएं लेकर आएगी, उन योजनाओं को ध्यान रखना। इंदिरा गांधी रसोई योजना जो है उसकी जानकारी आप जन सूचना पोर्टल है उसके माध्यम से भी ले सकते हो, ऐसा सरकार ने कहा है। सभी ग्रामीण परिवारों को 2024 तक हर घर नल कनेक्शन के माध्यम से जोड़ देंगे, ऐसा सरकार ने कहा है। 2 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 21.61 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है और 761 गांवों और 77 ग्राम पंचायतों में भी सभी परिवारों को हर घर नल के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं जल, ऐसा सरकार ने कहा है। भैया मैं नहीं कह रहा हूं। अभी हाल ही में बेसहारा महिलाओं के बारे में भी जो हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकूराम जूली जो है वो भी सरकार के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, अन्य लोगों के साथ इस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको ज्यादा परेशान नहीं करते हुए बस अंतिम बात आज की कर रहे हैं। अराजकीय मंदिरों का होगा जीर्णोद्धार। अराजकीय मंदिर, अराजकीय नहीं है, अराजकीय, यानी जिसमें सरकार क्या नहीं करती है, अपनी हिस्सेदारी नहीं लेती है, उसके चढ़ावे में सरकार के अधीन जो मंदिर नहीं है वो अराजकीय मंदिर है, उनका जीर्णोद्धार देवस्थान विभाग द्वारा किया जाएगा। देवस्थान विभाग की मंत्री अभी नई बनी है, आपको शकुंतला रावत का नाम याद होगा। किसका नाम? शकुंतला रावत का नाम याद होगा, ये मंत्री हैं। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए विस्तृत रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए। विभाग की ओर से मंदिरों का नियमित निरीक्षण कर समस्याओं का निराकरण इसमें किया जाएगा। तो ऐसा कहा है, रावत जो मंत्री बनी है उस मंत्री ने ऐसा अभी हाल ही में कहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है। कल की क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। इन्हीं बातों के साथ आपको छोड़ जाते हैं आज की क्लास में, और कल कुछ नए सवाल, कुछ नई बातें, कुछ नए प्रश्न, कुछ नए जवाब, इसी प्रकार की बातचीत आपके सामने रखेंगे। हाँ जी, तो हर घर जल वाला राज्य गोवा है, जहां पर अभी सारी बातें पूरी कर दी गई है, पूरा मिशन इन्होंने अपना पूरा कर दिया गया है जी। जय भीम साहब, नमस्कार सुरेश जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। तो पढ़ाई करिए अब आप सभी, जल्दी फटाफट पढ़ते रहिए, जल्दी आप अपने जीवन में एक नौकरी के लक्ष्य को जिसको लेकर चल रहे हैं उसको प्राप्त करिए, और हम आपका साथ देने के लिए इधर से तैयार खड़े हैं। तो चलिए आज की बातचीत को विराम देते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, गुड बाय।